गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप हमारे साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने इस टॉपिक को रखा जाएगा और इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड बड़ा आसान तरीके से सॉल्व होगा आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, यहाँ पे जो बात आती है स्पेक्ट्रम, सबसे पहले हाइड्रोजन तो बात की बात है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनता कैसे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है जैसे कि आपका एक कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ जो होता है सीरीज ऑफ या फिर बैंड ऑफ कलर्स तो बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे कि बात आती है, जैसे हम लोग देखें हैं कि कोई ऑर्डनरी लाइट मतलब कोई लाइट है सपोज, ठीक है, तो कोई सोर्स से मतलब लाइट निकल रहा है, जैसे मान लें सपोज सनलाइट, सबसे बेटर एग्जांपल क्या, सनलाइट को आप क्या करते हैं, जब प्रिज्म पे गिराते हैं तो आप देखते हैं कि वो वेरियस कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उस फेनोमेनन को आप क्या बोलते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब मान लें कि आपका सोर्स लाइट पास कर रहा है प्रिज्म से और वो आपका रिजॉल्व होता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ कलर में, तो आप उसको बोलते हैं, उस फेनोमेनन को वहाँ पर डिस्पर्सन बोलते हैं। और उसका जो इम्प्रेशन प्रोड्यूस होता है स्क्रीन पे, ठीक है, उसकी जो इम्प्रेशन प्रोड्यूस होते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, तो जो स्क्रीन पे बहुत सारे आपका कलर का इम्प्रेशन आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि ये चीज़ है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट्स मान लें कि निकल रही है, ध्यान देंगे। और इस पर मैंने एक प्रिज्म है, सपोज एक प्रिज्म है, इस पर गिराया है, तो आप क्या देखते हो, ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लगा दूँ इस तरह से, तो यहाँ पे मान लें सोर्स ऑफ लाइट्स यहाँ से गिर रहा है, तो आप क्या देखें कि इसका बहुत सारे जो आए स्टेप्स हैं, आपका बहुत सारे कंपोनेंट में क्या हो गए, बिछड़ जाएंगे। तो आप देखते हो कि यहाँ से जो निकले होता है V से R तक, इसको बोलते हैं VGO, VIV जी, ये बोलते हैं जो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है, ठीक है, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर जो आपको दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये आपको जो मिल रहा है, ये जो बैंड ऑफ कलर मिल रहा है, सीरीज ऑफ कलर मिल रहा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कलर मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ भी कुछ इस तरह की बातें होने वाली है, क्योंकि ये सन से निकल रहा है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी देखते हैं आप एग्जांपल, जैसे कि रेनबो है, वहाँ भी आप क्या है, रेनबो क्या है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ आपका कलर है, तो वहाँ भी स्पेक्ट्रम्स बनता है आपका। तो एक्चुअली आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये तो समझने के लिए ज़रूरी था कि स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, और ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब कि एटम स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, ये मेन चीज़ है। एटम स्पेक्ट्रम कैसे बना पाएगा, वो चीज़ हमको देखना है। क्या करना होगा कि एटम से ये जो सोर्स जो लाइट्स निकल रही है, इमिट कर रहा है, एक्चुअली स्पेक्ट्रम के लिए क्या चाहिए ना, कि ये लाइट चाहिए, लाइट को पास कराओगे प्रिज्म से फोटोग्राफिक प्लेट पे, स्क्रीन पे जब गिरेगा ये, तो इसका स्पेक्ट्रम तैयार होगा। तो हमको एटम का स्पेक्ट्रम कैसे बना, ठीक है, इसी एटम का स्पेक्ट्रम कैसे तैयार होता है, तो बात किया जाता है। आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इसका एटम का स्पेक्ट्रम किस तरह से बना है। तो सबसे पहली बात आती है, यहाँ एक्चुअली हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बातें करेंगे। तो चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमको हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत होगी स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, ठीक है। इससे हमको क्या होगा, रेडिएशन निकलवाना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलवाना होगा, तब जाके हम प्रिज्म पे इसको गिराया जाएगा, तब बाकी उसका जो इम्प्रेशन प्रोड्यूस होंगे स्क्रीन पे, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलता है। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम हाइड्रोजन एटम से हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे बनाएंगे। तो बात आती है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि सपोज हमारे पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस, सपोज H2 है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, तो इस पर क्या किया जाता है, आपका एनर्जी इस पर हम लोग देंगे इन द फॉर्म ऑफ आप लाइट दे सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, इसी तरह से इस पर एनर्जी गिरानी होती है। तो क्या होगा, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है किस में ब्रेक कर जाएगा, जब आप इसको एनर्जी दोगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके क्या करेगा, ये गैसियस
मॉलिक्यूल्स जो होगा हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है, ये ब्रेक कर जाएगा। एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड है, जो इसकी एनर्जी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि कहने के मतलब जो इसके अंदर स्टोर एनर्जी है वो क्या होगा, ये बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी है स्टोर एनर्जी किस फॉर्म में है, आपका बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी है। ये ब्रेक कर जाएगा एनर्जी लेके और किसमें स्प्लिट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। ध्यान दें, अब हाइड्रोजन एटम से ये बन चुका है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम्स बन चुका है। तो ध्यान देंगे कि फर्दर जब ये एनर्जी गेन करेगा तो ये भी एनर्जी तो गेन करेगा, ठीक है, इसलिए एनर्जी गेन करेगा। तो इसको अगर एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एनर्जी मिलेगा, ध्यान देंगे किस तरह से तैयार होगा स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ। इसको एनर्जी जैसा ही मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं, एटम क्या होता है, एक्साइटेड होता है, ठीक है, उत्तेजित होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो उसके अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक्साइटेड होगा, ठीक है, उत्तेजित हो जाएंगे। अब ड्यूरिंग जब वो एक्साइटेड होते हैं तो होता क्या है कि जब एनर्जी इसको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होने के बाद क्या है कि वो जंप करना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है। जब एनर्जी किसी को दीजिएगा वो शांति से बैठेगा, ठीक है, पूरी तरह से जब खा पी लेता है, देखते हैं पूरी, जब आपका पेट भरा रहेगा तो देखिएगा बदमाशी करने का ज़्यादा मन करता है। जब आपको भूखे रहेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ भी, इसको अगर हम एनर्जी देंगे, इसको भोजन दे देंगे, ठीक है, तब इसको थोड़ा सा शरारत करने का मन करेगा। तो उस दौरान करता क्या है कि अब कूदना शुरू करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। तो जंप करने के दौरान क्या मान लेते हैं, यहाँ से जंप करके यहाँ पर पहुँच गया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना एनर्जी इसको मिला कि यहाँ से लेके आगे वाला ऑर्बिट में जंप कर दिया। और एनर्जी दोगे तो आगे वाला ऑर्बिट भी जंप करते चल रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। तो एनर्जी देखिए हायर एनर्जी लेवल में चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस के बगल वाला जो सेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। अगर हम बात करते हैं कि ये है n=1 और इसके बगल वाला क्या है, n=2 है, तो n=2 की एनर्जी जो होती है n=1 से हायर होता है। तो क्या होता है, जब एनर्जी मिलता है प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। जब आप एनर्जी देते हो तो प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जब हो रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में जाता है। इतना दूर तक समझ गए। एनर्जी देने पर क्या हो, शांति से बैठेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करेगा। अब कहानी आती है कि जब एनर्जी मिल गया, जंप कर गया, अब क्या करेगा। अब इसकी टेंडेंसी ये होगी कि फिर ये ग्राउंड स्टेट में लौटना चाहेगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में लौटना चाहेगा। अभी तो एनर्जी लेके गया था, हम ज़बरदस्ती इसको भेजे, इसका टेंडेंसी नहीं था जाने का। मैंने ज़बरदस्ती दिया, एनर्जी बोले कूदो तो कूदा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसका टेंडेंसी क्या होगा, फिर से हम अपने घर में आके बैठे। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है घर में बैठना। तो घर में आप क्या सुरक्षित हो, स्टेबल हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को बोलता है। तो फिर वो जब घर वापस आएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब घर लौटेगा, ठीक है, इसके मतलब है जितना एनर्जी लेके वो गया था उतना ही एनर्जी क्या करेगा, वो छोड़ देगा जब वो लौटेगा। सपोज बात कीजिए, मैं जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल जाना नहीं चाहता, ठीक है, तो मार पीट के क्या गार्जियन उसको स्कूल भेज दिया, ठीक है, उसको मार पीट के आप भेज दिए, स्कूल चला गया। फिर क्या होगा, स्कूल पहुँचेगा, उसका टेंडेंसी क्या होगा कि धीरे धीरे आके घर आ जाए, टेंडेंसी उसकी होगी लौट जाए, ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के साथ यही है। ज़बरदस्ती मैंने किया, जाने का मन नहीं था उसको, हम लोग ज़बरदस्ती भेजे, फिर वो आ रहा है यहाँ पे। जब वो आ रहा है तो जितना एनर्जी लेके गया था उतना ही एनर्जी क्या करेगा, इमिट कर देगा, उतना ही एनर्जी क्या करेगा, इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी इमिट कर देगा जितना लेके गया था। एनर्जी कंजर्वेशन समझ रहे हैं। तो जिस समय ये लौटेगा तो उस समय क्या होगा, एनर्जी छोड़ेगा। अब ये एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ध्यान देंगे, जब ये एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं एक प्रिज्म फिर बनाता हूँ यहाँ पर। ध्यान देंगे, जस्ट लाइक जो पहले हम बनाए थे, प्रिज्म यहाँ पर बना दिया। अब ध्यान, अब फिर यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया, फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जैसे कि इस पर फिर एक लाइट गिरा, इस पर इन द फॉर्म ऑफ यहाँ से आ रहा था। तो अब यहाँ से क्या होगा, फिर बनाएगा ये स्क्रीन, यहाँ पर जाएगा, फिर चलते रहेगा प्रोसेस। देख रहे हैं, ध्यान दें, इस तरह से। तो यहाँ पे ये
तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लाइंस आएंगे, बहुत सारे लाइंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लाइंस यहाँ पे आएंगे स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं स्क्रीन पे। तो अब देखिए हम किससे तैयार किए, स्पेक्ट्रम तो यहाँ भी तैयार हो चुका, यहाँ भी स्पेक्ट्रम तैयार हुआ, लेकिन ये स्पेक्ट्रम तैयार कैसे हुआ, किसका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये सन का तो नहीं है। ये स्पेक्ट्रम क्या है ना, ये स्पेक्ट्रम है एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फॉल हुआ प्रिज्म पे, उसके बाद हमको जो मिला यहाँ पे, तो ये हुआ स्पेक्ट्रम यहाँ भी तैयार हुआ। लेकिन तैयार कौन किया, एटम कैसे तैयार किया, ये सारी कहानी आपके सामने मैंने रख दी। फिर से सुनिए थोड़ी सी कहानी। एटम को एनर्जी मिला, एक्साइटेड हुआ, जंप किया, फिर लौटना चाहा ग्राउंड स्टेट में, तो जितना एनर्जी लेके वहाँ गया था उतना ही एनर्जी लौटने के दौरान में इमिट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उस रेडिएशन को हम प्रिज्म के द्वारा पास कर रहे हैं और बाकी हमने देखा कुछ इम्प्रेशन आया इस स्क्रीन पे, प्लेट पे, तो डैट मिक्स क्या किया, वो बनाया क्या बनाता है, वो स्पेक्ट्रम तैयार करता है। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मीन्स कह सकते हैं ऐसा स्पेक्ट्रम बनाया है कि इसको अलग नाम से ही बोलते हैं, आपका लाइन स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं, फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ये चीज़ भी इसको बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। समझ रहे बात, तो ये चीज़, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आया कि यहाँ ये स्पेक्ट्रा बना दिया, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बना, क्या क्या किए देख लीजिए, सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, क्लियर होंगे। अब देखिए अब आगे की बात क्या करें, ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा, एकदम स्टोरी की जैसा समझिए, कोई मतलब टेंशन की बातें ही नहीं है कि क्या है नहीं, आपको एकदम स्टोरी जैसा समझा रहे हैं, सब कुछ समझ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आया, बहुत सारे देखिए यहाँ पर लाइन्स आया, जैसे मान लीजिए हम प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी जस्ट हम इसको इस तरह से रखें, बहुत सारे इस पर लाइन दिख रहा है, इस तरह से लाइन्स आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लाइन्स इसमें आ रहा है, ठीक है, प्लेट पे। तो इस लाइन्स को क्या किया ना, हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना, तो इसको कुछ सीरीज में बांट दिया गया, कुछ सीरीज में इसको बांट दिया गया। उस सीरीज का जो नाम है, ध्यान दीजिए, उस सीरीज का जो नाम है, ये लाइन एक्चुअली क्या, इसी लाइन का, ये जो सब लाइन है सबका अलग अलग बहुत सारे लाइन आएंगे इस पर, ठीक है, तो वो लाइन क्या है, सब अलग अलग वेवलेंथ को डिनोट करता है, ठीक है, वो वेवलेंथ होता है, क्या कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है, उसमें प्रॉपर्टी तो होगी उसकी, उसका क्या होगा, उसका वेवलेंथ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी एनर्जी होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। पहले ही प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने आपको बताया कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Sc/λ, कुछ बात को ध्यान रखना है, E इक्वल टू H न्यू होता है, ठीक है। तो एक हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और एनर्जी वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे पता ये चलता है कि जिस लाइट का, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इसे आप बोलते हैं वायलेट से लेके रेड तक का, जिससे हमारा वायलेट से रेड है, वायलेट से रेड है, तो वायलेट से रेड में क्या होगा कि मान लीजिए वायलेट का सपोज कि वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, ये सब बात ध्यान में रखेंगे। वायलेट की आपका वेवलेंथ सबसे कम होता है, एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर इसमें भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, तो इसका क्या होगा, इसका वेवलेंथ इसका ज़्यादा होता है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखेंगे, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन बनाता है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे का डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। एनर्जी बढ़ जाएगा ना तो आपका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स आएंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या किया गया है, उसमें इस लाइन्स को क्या किया गया है, बहुत सारे जो लाइन्स आ रहे थे उसको सीरीज में बांट दिया गया, बहुत सारे सीरीज तैयार किए गए। वो क्या क्या सीरीज था, क्या क्या सीरीज है, ऐसा नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना है, लेमन सीरीज, LYAMN, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, उसके बाद आपको पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फिगफंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ये सब सारे क्या सीरीज में बांट दिए गए। अकॉर्डिंग किस हिसाब से बांटा ये भी जानिए। इस सीरीज का में क्या, इस सीरीज से मतलब कि क्या क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, जैसे कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेवलेंथ के आधार पर सीरीज को बांट दिया गया, वेवलेंथ के आधार पे क्या किया, सीरीज को क्या किया, बांट दिया गया वेवलेंथ के आधार पर। तो कैसे, जैसे मान लिया जाए कि जैसे कि सबसे पहले मैं सीरीज आपको दिखाता हूँ। सीरीज क्या है आप नोट कर लेंगे साथ साथ।
ये सीरीज है। आप सबसे पहले एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसे। सबसे पहले मैं आपको इसको सीरीज तैयार जो हुआ कैसे तैयार हुआ ये देखिए। ये सीरीज सबसे पहले हम यहाँ बना लिए, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे आप n1 = 1, फिर यहाँ पे हमने लिया n2 n = 2, फिर यहाँ पे लिया n = 3, फिर यहाँ पे लिया मैंने n = 4, सपोज n = 5, यहाँ पे लिया n = 6 और ऊपर मान हमने लिए। बहुत सारे ले सकते क्या है कि आपका सेल की संख्या कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हम आगे वाला जो लाइन है ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं, इसको मैंने क्या किया इन्फिनिटी मान दिया। अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा, सेल है ये, सेल की इसी तरह से हम इसको एक अलग से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल और ये 6 सेल, बस इसी से रिलेट करेंगे दोनों को। ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में रहती है इस बात कि ये दोनों में कैसे रिलेशन दिखाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स अपना जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था इसी के द्वारा समझाया था। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ अब मैं बात करता हूँ इसकी, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे चल रहा है। तो याद रखिए कहीं से भी मतलब कि इन्फिनिट कहीं से भी अगर एक पे गिर रहा हो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लें कि इधर से भी देखते जाइए, इधर से भी देखते जाइए, साइमल्टेनियसली दोनों को देखिएगा, समझ में आना शुरू होगा कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मान लें यहाँ पे है। तो अगर कहीं से वो एक फर्स्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 सेल की संख्या क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कहीं से भी जाके कहाँ गिरेगा, ये कहीं से भी जाके 1 में गिरेगा। ठीक है, कहीं से भी, तो 6 से 1 में आ रहा है ना, इन्फिनिटी से भी 1 में आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी से 1 में लाता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी से 1 में ला रहा हूँ, कहीं से भी 1। फिर हो सकता है यहाँ से 1 में गिरे, या फिर यहाँ से 1 में गिरे, ये फिर यहाँ से 1 में गिरे, फिर यहाँ से 1 में गिरे, कहीं से 1 में गिरे, कहीं से भी 1 में जंप करे इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी से 1 में। फिर उसके बाद चाहे 6 सेल नहीं है, 6 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से 1 में, 3 से 1 में, इस तरह से कहीं से भी ये गिरे। मान लें यहाँ से गिरा, फिर ये, फिर कहीं से आके यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बस इससे इसको दोनों को साथ में देखिएगा तो सारी चीज़ समझ में आएगा जो बुक में दिया हुआ है आपको। ठीक है, कहीं से भी 1 में गिरे। तो इस बहुत सारे लाइन्स बनाए हैं, यहाँ पे एक सीरीज बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला गया लेमन सीरीज। ठीक है, याद रखिएगा लेमन सीरीज, लेमन सीरीज ये हो गया। ठीक है, अब बात आता है कहीं से 2 में गिरे, कहीं से 2 में गिरे तो उसके लिए बनाते हैं। देखिए कहीं से 2 में गिरा है, मान लो यहाँ से हमने गिराया 2 में, यहाँ से 2 में, यहाँ से 2 में, फिर फर्दर यहाँ से 2 में, फिर यहाँ से 2 में, फिर यहाँ से 2 में, कहीं से 2 में गिरे। मान लें कहीं से भी आया और यहाँ के 1 में, फिर यहाँ 2, फिर इससे, फिर कहीं से आके 2 में गिरे, उस सीरीज का नाम दिया गया बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, उसका नाम क्या दिया गया, बाल्मर सीरीज। कहीं से 2 में जाके गिरे। अब ध्यान देंगे मेरी बात को, कहीं से भी 2 में। अब है कि यहाँ से अगर बात करते हैं बाल्मर सीरीज, अब कहीं से भी आके 3 में अटक गया, कहीं से भी आके 3 में, 1 हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, तो इस सीरीज का नाम दिया गया पैस्चल सीरीज। क्या दिया गया, पैस्चल सीरीज इसको बोला गया। ठीक है, सिमिलरली कहीं से भी आके अगर 4 में अटक जाए, कहीं से आके 4 में अटक गया, यहाँ से 4 में अटक गया, इसका नाम पड़ा ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और कहीं से भी आके आपका जिसमें 5 में गया, उसके लिए सीरीज क्या पड़ा आपका पी फर्ड सीरीज। आगे बना सकते हो, हम फ्री सीरीज बना सकते हो, ये चीज़ ये कहानी चल रही है। अब इसी तरह से यहाँ पे है, कहीं से भी आके 1 में गिरा, तो यहाँ से यहाँ का जो सीरीज बनेगा लेमन सीरीज, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज। ठीक है, ये वाला जो सीरीज तैयार हुआ है बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर। फिर कहीं से भी आके कहाँ से अटका, 3 में अटका, कहीं से भी 3 में अटका। ठीक है, तो वो हो गया आपका पैस्चल सीरीज। ध्यान दे रहे, बस इसी तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक साथ, क्या कि दिक्कत आपको ना हो बुक में, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो कहीं से भी आके, तो इस सीरीज में सबसे खास बात आपको ये रखिए, ये विजिबल रीजन में आता है। बाल्मर सीरीज जो आता है विजिबल रीजन में आता है। किसमें आता है, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब है आपका वायलेट टू रेड है। क्या है, वायलेट टू रेड। इसमें खास बात ये याद रखनी होती है, क्वेश्चन ये आता है कि आप ये रखेंगे, इसका जो है आपका 3800 से या फिर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम जो है,
7800 एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है, जो भी लाइन का वेवलेंथ होगा इसके अगर अंतर्गत आ रहा है तो वो बाल्मर सीरीज में होगा। पैस्चन ब्रैकेट और पी फंड की जो बात आती है, पी फंड सीरीज का बात आता है, तो इसका क्या होगा, इससे एवब वाला में जाएगा, ठीक है, इसके एवब मतलब 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके यहाँ पे कहता है 10⁶ एंगस्ट्रॉम तक जाता है, 10⁶ एंगस्ट्रॉम, इतना दूर तक रन करेंगे तो समझ जाएंगे। हमारे क्वेश्चन बनाते समय आ गया कि आपका 5400 एंगस्ट्रॉम, तो पूछेगा किस रीजन में लाई कर रहा था, तो आपको लिखना होगा बाल्मर सीरीज। इससे कम आएगा, इससे कम आने का मतलब 3900 से, कह सकते हैं कि 150 से आपका 3900 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप कह सकते हो ये कहाँ पे लाई कर रहा है कि लेमन सीरीज में ये लाई कर रहा है। तो इससे भी इस यहाँ जो सीरीज है ये वाला ब्रैकेट, पैस्चन ब्रैकेट और पी फंड, उसको बोला गया इंफ्रारेड। ये किस रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है। कौन इंफ्रारेड रीजन में कौन है, पैस्चन ब्रैकेट पी फंड, आगे जो भी होगा इंफ्रारेड रीजन। और इसमें जो आ रहा है इसमें बोलते हैं विजिबल रीजन, अभी लिख दिए विजिबल रीजन। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन बनाने के दौरान। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ हम लोग पहचान लेते हैं किस रीजन में लाई कर रहा है। और ये जो लेमन सीरीज है ये वाला, ये ध्यान देंगे, ये होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ये सारी कहानी आप समझ गए, इससे क्वेश्चंस बन सकता है। अब बात करूँगा कि इसके लिए लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, एक टेबल बना के मैं आपको दूंगा जो आपको क्वेश्चंस बनाते के समय बहुत काम आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई थिंक आप इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ही काम का चीज़ है ये चीज़, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 78 एंगस्ट्रॉम से ऊपर जितना भी होगा वो किसमें आएगा, पैस्चन ब्रैकेट पी फंड में इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। फिर 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन में लाई करेगा। 150 से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम किस में लाई करने वाला है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आपको काम आएगा। अब ये वेवलेंथ जो है इसके लिए कुछ तो निकालने का कोई फार्मूला भी चाहिए हमको कि ये वेवलेंथ आएगा, इसकी एनर्जी आएगी, वेव नंबर आएगा, कैसे हम निकालेंगे, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा बात आती है तो टेबल थोड़ा बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज है, ध्यान देंगे। बाल्मर की सीरीज है, बाल्मर सीरीज। उसके बाद है पैस्चन सीरीज, पैस्चन सीरीज है, पैस्चन सीरीज। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, हमफ्री सीरीज। तो ये सब चीज़ है, हमफ्री, हमफ्री सीरीज, हमफ्री सीरीज। तो ये सब चीज़ देखिए सीरीज है। इसके लिए क्या है, पॉसिबल N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि आपको काम आएगा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे। तो ये सीरीज है, पॉसिबल सीरीज ये है। यही कितना सीरीज में बांट दिया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो यहाँ N1 का वैल्यू क्या लेंगे और N2 का पॉसिबल वैल्यू क्या लेंगे, ध्यान देंगे। लेमन सीरीज में क्या बताया था, कहीं से जाके एक पे गिरेगा, कहीं से जाके एक पे गिरेगा, तो N1 बराबर क्या होगा, N1 इक्वल टू हो जाएगा, N1 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, N1 का वैल्यू 1, कहीं से एक पे, पहले बता चुके। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटी तक जाएगा। बाल्मर में हम क्या बताए थे, कहीं से जाके 2 में गिरेगा तो बाल्मर सीरीज, कहीं से जाके 2 में गिरेगा तो इसका हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ठीक है, इन्फिनिटी तक। कहीं से जाके 3 में गिरेगा, ठीक है, तो 3 हो गया, तो इधर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहीं से जाके 4 में गिर रहा है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, करते रहेंगे इन्फिनिटी तक। कहीं से जाके 5 में गिरेगा तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहीं से जाके 6 में गिरेगा तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज तय होगा, ठीक है, पता चल गया। अगर मान लेंगे क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज के लिए, या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ पे आता है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ इन केस ऑफ लेमन सीरीज क्या होगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, तो उस केस में क्या होगा, N1 का वैल्यू क्या होगा आपका, उस केस में 1 और N2 का वैल्यू आपका 2 होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर पूछ दे सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा,
इन केस ऑफ लेमन सीरीज, N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 3, ये चीज़ रखें। अगर यहाँ बात करता है ये स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, तो लिखिएगा N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू 3। बोलेगा सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, तो इसका होगा N1 इक्वल टू 2 और N2 इक्वल टू 4। समझ रहे हैं, गौर से सुनिए, आप क्वेश्चंस बनाइए, देखिए तुरंत बनेगा। अब इस सब का वेवलेंथ की बात तो मैं कर दिया, एनर्जी की बात करी, सारे लाइन जो आ रहा है उसका अलग अलग वेवलेंथ, लाइन आने का मतलब होगा ही वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी इमिट किया, उस एनर्जी का तो कुछ क्या होगा, वेवलेंथ होगा, एनर्जी होगा, वेव नंबर होगा, फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का, तो ये सब तो होगा लाइट के साथ। जो लाइट इमिट कर रहा है उसकी एनर्जी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, उसका वेव नंबर होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये सब कैलकुलेट कैसे करें, तो एक फार्मूला बड़ा अच्छा सा मिल गया था, रीडबर्ग इक्वेशन। तो रीडबर्ग इक्वेशन के जरिए ये सब मतलब कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। तो देखिए ये सब आप नोट कर लीजिए आप। तो अब हम आते हैं रीडबर्ग इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज रीडबर्ग इक्वेशन। तो रीडबर्ग इक्वेशन देखिए क्या कहता है, बड़ा आसान है। 1/λ मतलब वेव नंबर बराबर R इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आप अब N2 और N1 से बिल्कुल परिचित हो। अगर मैं अभी बात बोलूँ कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ लेमन सीरीज का वेवलेंथ क्या होगा, आज मैं बता दूँ रीडबर्ग कांस्टेंट है, रीडबर्ग कांस्टेंट है जो कि 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ध्यान रखेंगे ये चीज़, आर का वैल्यू। N1 तो आप जान रहे हैं, N2 ऑलवेज याद रखेंगे कि N1 का जो वैल्यू होगा N2 से छोटा होगा, ठीक है। N1 का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में गिर रहा है, माने ट्रांजिशन है 4 से 3 में गिर रहा है, तो एक्चुअली क्या होगा कि N1 बराबर 3 होगा और N2 बराबर 4 होगा। समझ रहे बात। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, ट्रांजिशन ये है, तो N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2। समझ रहे बात। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसा होगा आप दीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर हीलियम का बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, लिथियम का बात करें एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो ये सब चीज़ अकॉर्डिंग टू हम वहाँ पे सजा सकते हैं। और हाइड्रोजन का बात करें सोचना नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड है मतलब डायरेक्ट आर हो जाएगा वहाँ पे। ये समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी का वेव, ये क्या है 1/λ बराबर क्या है, वेव नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन साधारण सा लगते हैं, हम बात करते हैं क्या वेवलेंथ आता है, ठीक है। इतना आप इसको नोट कर लीजिए। एक साधारण सा एक क्वेश्चन उठाएंगे और आपको मैं समझा के ख़त्म करने वाला हूँ क्या क्या हो सकता है कहानी। चलिए अब देखिए इस इक्वेशन क्या रहा है, सिंपल सा ट्रांजिशन हो। मान लें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन एटम है, सपोज हाइड्रोजन एटम है, उसके ट्रांजिशन दिखा रहा है 2 और 2 से जा रहा है 1 में, 2 से जा रहा है 1 में, 2 से 1 में जा रहा है, मतलब समझ जाइए। अगर दिखाने की बात करें तो 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है। तो N1 इक्वल टू 1, N2 इक्वल टू 2, तो 1/λ। सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो R इंटू जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। समझ रहे बात को। तो 1/वेवलेंथ बराबर R इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1/1 और 1/4। तो ध्यान देंगे यहाँ आएगा 4, तो 4 - 1 3, 3/4 मतलब क्या हो गया 1/λ इज इक्वल टू 3 इंटू R/4, 3 इंटू R/4। तो वेवलेंथ निकालना क्या कीजिए, तो वेवलेंथ बराबर लिखिएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3 इंटू 1/r, क्योंकि r का वैल्यू आप याद रखना ही है। एंगस्ट्रॉम में मैं वैल्यू इसका देता हूँ, 1/r का वैल्यू आप याद रखेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको। 1/r का वैल्यू 9, जब कैलकुलेट करोगे तो 1/r रखेंगे क्या, r का वैल्यू क्या है 109,677 इन सेंटीमीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में बता रहे हैं, 10⁸ से क्या करेंगे इसको, ये क्या करेंगे इसको -8 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर को हम एंगस्ट्रॉम बनाएंगे, सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम बनाते हैं तो क्या करते हैं 10⁸, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इतना को किससे मल्टीप्लाई कर दिए 10 टू द पावर 8 से, मतलब कि इतना वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू द पावर 8 से। और वैल्यू 1/r का वैल्यू क्या आएगा 911 समथिंग कुछ आएगा, इतना एंगस्ट्रॉम, या फिर हाँ इतना रखिए, या सुविधा के अनुसार यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 911, आपको ये याद रखना है 911। तो आप इससे काट मतलब कि इससे निकाल सकते हैं 911 रखिए, या फिर 912 भी ले सकते हैं, ठीक है वैल्यू। तो 1/r का वैल्यू याद रखिएगा डायरेक्ट, ताकि सॉल्व हो जाएगा आसानी से इसका प्रॉब्लम। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से वेवलेंथ निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर मान लें कि इस टर्म में दिया रहेगा r के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/r, इसका वेवलेंथ हो जाएगा, मतलब 4/3r इसका वेवलेंथ होगा, ठीक है। और 1/r का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे, अपना रखोगे सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में बनाओगे, तो 911 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम 911 लेके चलते हैं या फिर 912 लेके चलते हैं, तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा। तो याद रखिएगा एक चीज़ है कि ट्रांजिशन जितना लंबा होगा, मैं इसको मिटाता हूँ, ट्रांजिशन जितना लंबा होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है, क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ट्रांजिशन जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से बात करते हैं 1 सेल 2 सेल 3 सेल लेके चलते हैं। अगर ट्रांजिशन 3 से यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब 3 से 2 में हो रहा है, सपोज 3 से 1 में हो रहा है, और एक 3 से 2 में हो रहा है ट्रांजिशन, ध्यान देंगे। तो जितना लंबा ट्रांजिशन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी वो इमिट करेगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, लंबा ट्रांजिशन में एनर्जी ज़्यादा होगा, लंबा ट्रांजिशन में एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर ट्रांजिशन लंबा है, ट्रांजिशन लंबा है, ध्यान देंगे, ट्रांजिशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ जो आएगा, वेवलेंथ क्या होगा डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ कम होगा उसका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बोलेगा कि लंबा ट्रांजिशन हो रहा है तो वेवलेंथ निकालिए, तो लंबा ट्रांजिशन का मतलब है, अगर मालिक कहते हैं बाल्मर सीरीज में लंबा ट्रांजिशन का वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। तो लंबा ट्रांजिशन कब होगा, तो ठीक है। या फिर बोलेगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए। ये है बाल्मर सीरीज में, अगर कर दे क्वेश्चन में आपको कि इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, तो याद रखिएगा बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज का एक सीरीज बना दिया सब आ जाएगा। बाल्मर सीरीज में पहले बताइए n1 का वैल्यू क्या बताया था 2, और n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 3, मतलब 2 से ज़्यादा होगा, 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब कि 4 से 2 में जा सकता है, 3 से 2 में जा सकता है, 5 से 6 में, 6 से 2 में, इन्फिनिटी से 2 में। तो कहेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा आपको बताते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, ट्रांजिशन क्या होगा जब लंबा होगा। तो मतलब लंबा होने का मतलब n1 = 2 होगा और n2 = इन्फिनिटी होगा। यही बोलेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालने के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए तो n1 = 2 और n2 = आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ये हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 = 3। ये चीज़ होगा, याद रखिएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन लंबा होगा, ट्रांजिशन लंबा होगा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन छोटा होगा। तो सबसे कम ट्रांजिशन किस में आएगा बाल्मर सीरीज में, तो n1 = 2 और n2 = 3। समझ में आ रही बात। ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन आपका हम बना दिए, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कुछ नहीं देगा आपको, n1 और n2 भी नहीं देगा, ठीक है, कहेगा क्या वेवलेंथ तो निकालना ही, बोलेगा दो ट्रांजिशन के बीच का डिफरेंसेस क्या है, पहले 2 है, और दो ट्रांजिशन के सम जो है 4 है। सपोज ऐसा देखिए, दो ट्रांजिशन का डिफरेंस क्या है, 2 ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस क्या है, 2 ट्रांजिशन का डिफरेंस ये है, और 2 ट्रांजिशन का ये है। आप पूछेगा कि वेवलेंथ निकालते, इससे हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, ये आप काट लेना, ठीक है। तो 2n2 आ गया, 2n2 = 6, तो n2 का वैल्यू 3 आ गया, तो n2 का वैल्यू 3 आ गया, किसी में पुट करोगे तो n1 भी निकल जाएगा आपका, मतलब 1 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, n2 भी निकल गया, n1 भी निकल गया, बाकी r का तो कैलकुलेशन जान ही रहे, z अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर समझाएंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो ये इस तरह की क्वेश्चंस भी आ सकती है। मैंने सारा पॉसिबिलिटी आपको इस पर, मतलब कि इसने लेक्चर में मतलब कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, ठीक है। अगर इसको आप अच्छा से देखे हो तो कोई भी क्वेश्चन तो बना सकते हो, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा।
समझ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हैंडल करेंगे इस तरह से। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए नया चीज़ लेके आते रहूँगा। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।